हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में चर्चा शुरू करी थी और हमने 4 प्रकार के स्रोत देखे थे जो कि माननीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा बताए गए हैं अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। उसमें हमने इसका पहला स्रोत देखा था कि वो अभिसमय तथा संधियां हैं जो कि पहला स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमने उसको देखा था। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं, वो हम आज देखेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को जो है पोषित किया है और इनको एक स्वरूप प्रदान करती हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको यहाँ पे आए, आप इस लेक्चर को देखें, इससे पहले का भी आपको लेक्चर देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन लेक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आकर के आपको उन चीज़ों के बारे में और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने पहले भी अपने लेक्चरों में कहा है कि आपको एक क्रम के अंतर्गत चीज़ों को पूरा करना चाहिए, तभी आप चीज़ों को एक परफेक्ट रूप में पूरा कर सकते हैं, एक अच्छा अपने आप को दिशा दे सकते हैं। तो देखिए, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं लिखी हैं, इनको आज हम डिस्कस इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसलिए इसको डिस्कस किया जाना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह रिवाज का रूप धारण कर लेता है। देखिएगा, बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने कि किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह रिवाज का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बार बार जब दोहराया जा रहा है किसी कार्य को तो वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय रिवाज का रूप धारण कर लेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि जब भी सामाजिक उपयोगिता एवं सुविधा से प्रेरित होकर कोई कार्य पहली बार अगर कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसको किसी भी कारण से बारंबार अगर पुनरावृत्ति की जाती है, उस कार्य को किया जाता है तो कुछ समय बाद वह रिवाज बन जाता है। इस लाइन को रटना नहीं है, न इस लाइन को रटना है, ये कॉमन वर्ड है, इन कॉमन स्टेटमेंट हैं, बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए क्या लिखा है, बार बार दोहराने से रिवाज का रूप धारण कर लेता है। सामाजिक उपयोगिता सुविधा से प्रेरित होकर अगर पहली बार कोई काम आरंभ किया जाता है और उसको बार बार दोहराया जाता है तो वो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद एक रिवाज बन जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के परिनियम अनुच्छेद 38 में जो हमारी परिभाषा दी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बारे में, वो क्या दी गई है, वो लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिवाज परंपरागत तथा चिरकाल से चली आ रही ऐसी प्रथा है जिसे विधि के रूप में स्वीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिवाज जो है वो परंपरागत तथा चिरकाल से चली आ रही ऐसी प्रथा है जिसे विधि के रूप में स्वीकृत किया गया है। मतलब परंपरागत रूप से अगर कोई काम होता चला आ रहा है, चिरकाल से कोई चीज चली आ रही है एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एक रूपता बनी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग चीजों का हम मान्यता देते चले आ रहे हैं, राष्ट्र भी मान्यता दे रहे हैं, राज्य भी, मतलब जो आंतरिक नागरिक हैं वहाँ के, वो भी मान्यता दे रहे हैं, तो वो एक प्रथा का स्वरूप धारण कर लेती है। इसमें बहुत ज़्यादा देखिए साथियों, भटकिएगा नहीं, आपको इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें कंसंट्रेट करके करनी है। अब आप सोचने लगेंगे, फील करने लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, लेकिन आपको सोचना है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ अपनी इन स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है। यही आपने वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर नेट और जेआरएफ में आपको दोनों में मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर होता है तो आपको उसमें अगर ये डेफिनेशन लिख देंगे, या किसी आप कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर रहे हैं या मेंस पे पेपर लिख रहे हैं तो अगर आप उसमें रिवाज के बारे में कोई तत्व लिखना चाहते हैं तो भी आप ये लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके तत्व, कोई कंटेंट आपका काट नहीं सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रथा से अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विकास हुआ है वो 3 परिस्थितियों में बताया गया है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, हम ये जान रहे हैं कि पहली जो परिस्थिति है वो क्या दी गई है कि राज्यों के राजनयिक जो संबंध होते हैं, देखिए परस्पर जो राज्यों के बीच में राजनयिक संबंध होते हैं ना, उसमें एक
ऐसी नियम परिनियम चलती हैं, कैसी प्रक्रियाएं चलती हैं जो एक लंबे समय बाद जो है कि भारत और चाइना के बीच में ये एक रिवाज है, ये इसी तरीके से व्यापार होता है। देखिए आप पुराने समय में जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जैसे भारत और जो है यूरोप में ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं होता था, रोम से हमारा व्यापार था, यूरोप में कई ऐसे देश हैं जिनसे हमारा व्यापार होता था। तो देखिए ये हमारे यहाँ एक ऐसी कस्टम्स थे जिनके तहत जो है हम लेन देन भी करते थे, हमारे यहाँ सामानों का आदान प्रदान भी किया जाता था। कई सारी ऐसी प्रथाएं थी जो समय के पहले, उस समय जब शुरू की गई थी तो प्रथाएं नहीं थी, लेकिन आज वो प्रथा के रूप में धारण कर चुकी हैं, स्वरूप को अपना स्वरूप ले चुकी हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि राज्यों के जो राजनयिक संबंध होते हैं वो किस प्रकार से एक प्रथा का रूप धारण कर लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय विधि को रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। और जो दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार तथा जो अभ्यास होते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात लिखी है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जो अंग होते हैं उनका व्यवहार जो होता है, देखिए उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो कार्य करने का अभ्यास होता है वो भी एक अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वरूप धारण करता है। वो कैसे धारण करता है इसको समझ लेते हैं। अगर उन्होंने किसी नियम को बनाया, देखिए क्या होता है कलेक्टिव रूप में अगर कोई राष्ट्रों के अध्यक्ष एक जगह पर जुटते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए पहले 20 मेंबर अध्यक्ष जुटेंगे, राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे, 20 राज्यों के राज्य के प्रतिनिधि आएंगे, तो वो एक नियम बना लेते हैं। और अगर वो नियम अच्छे होते हैं, उनसे देशों को लाभान्वित होते रहते हैं, तो जो अन्य स्वतंत्र देश होते हैं, प्रभुसत्तात्मक अपना स्वरूप धारण किए होते हैं, वो भी इन नियमों से लाभान्वित होने के लिए उनको मान्यता दे देते हैं। और धीरे धीरे यही नियम आगे चल करके एक प्रथा का रूप धारण कर लेते हैं, एक रिवाज बन जाता है कि नहीं यहाँ पे जो है ये अभ्यास हो रहा है, ये व्यवहार में हमारे चल रहा है, तो ये हमारी एक प्रथा बन गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा हमारा मुख्य पॉइंट लिखा है राज्य की विधि, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक तथा प्रशासनिक कार्य। देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यों की विधि, तो राज्यों की विधियां जो होती हैं वो भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के रूप में क्यों मानी जा रही हैं? वो इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि देखिए राज्य होता है तो वहां नागरिक कुछ ऐसी प्रथाएं बनाते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिनसे धीरे 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 वो कार्य ऐसी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि वो एक राज्य विधि के रूप में सामने आता है। और जब राष्ट्र कई सारे ऐसे जो आपके राष्ट्र हैं वो देखते हैं कि इस राज्य की ये विधि इतनी अच्छी है कि इससे हम अपना सकते हैं और इससे जो है हमारे लोगों को भी लाभ हो सकता है, तो धीरे धीरे उसका वैश्विक उसको मान्यता मिल जाती है उस रिवाज को। और उस कार्य को जब मान्यता मिल जाती है तो उसी को जब सभी लोग अपनाने एक साथ करने लगते हैं, उस कार्य को मानने लगते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय विधि बन जाता है। और उस कार्य का उल्लंघन करना अपने आप में बाध्यकारी प्रभाव रखता है, दंडनीय प्रभाव रखता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो और देखिए इसमें एक लिखा है कि राज्यों के न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रथा का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उन निर्णयों को आपके ऊपर वो बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, इसलिए भी वो अंतरराष्ट्रीय विधि का एक स्वरूप धारण करते हैं। तीसरा आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे राज्यों के सैनिक तथा प्रशासनिक कार्य होते हैं। जो देखिए एक जब कहीं पे भी आप ऐसा कोई मामला चल रहा हो जहाँ पे डिस्प्यूट्स आपके बार बार उभर के सामने आते हैं, तो क्या होता है कि प्रशासन के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं जो कि लगातार एक स्वरूप में चलते ही जाते हैं, बार बार उनको किया जाता है। उन कार्यों को अगर ना किया जाए तो अव्यवस्था फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। तो उन्हीं के द्वारा जब सैनिकों के द्वारा या प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा जो है जब कोई नियम बनाए जा रहे हैं या कार्य किया जा रहा है और उनको बारंबार रूप से बिना किसी बदलाव के किया जा रहा है, तब भी वो एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जो प्रथा हमारी होती है उसका एक रूप धारण कर लेती है। और ये आवश्यक नहीं है कि सैनिकों के ही द्वारा बनाया जाए, प्रशासनिक, ये न्यायिक निर्णय भी हो सकते हैं, ये राज्यों के द्वारा विधि भी बनाई जा सकती है कि अगर जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, उदाहरण ले लीजिए, तो
तो जम्मू कश्मीर जो है वहां पे ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जो यहाँ पे भारत में आपका जो सामान्य अन्य राज्य हैं उनमें अभी वो नियम नहीं है, लेकिन वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके वहां पे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर धीरे धीरे अगर उनको खत्म ना किया जाए तो वो एक रूपता से अगर चलते चले जाए तो वो देखिए एक वहां का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ये सारी चीजें हैं जो कलेक्टिव रूप में अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास करती हैं और प्रथा के रूप में अपना स्वरूप धारण कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रथा के आवश्यक तत्व क्या है। तो वो है, प्रथा जो होती है वो दीर्घ काल से प्रचलित होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि दीर्घ काल से प्रचलित हो। दूसरा हमारा लिखा है कि प्रथा तर्क संगत हो। तीसरा हमारा लिखा है प्रथा का निरंतर पालन हो। चौथा हमारा लिखा है ये प्रथा में एक रूपता का गुण होना चाहिए। पांचवा हमारा लिखा है कि राज्य से सुनिश्चित व अभ्यास में लाते हों। छठवां हमारा जो पॉइंट लिखा है इसका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो देखिए दीर्घकाल का मतलब क्या है कि एक लंबे समय से प्रथा एज इट इज जो है वो हमारा कार्य चला आ रहा हो। ये नहीं कि अभी 10 साल हुए और प्रथा बना दी उठा के, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रथा जो होती है वो उसकी परिभाषा के अंतर्गत दीर्घकाल वर्ड जो है वो अवश्य होना चाहिए, मतलब एक लंबे समय से एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो आपका 50 साल से तो चली आ रही हो एटलीस्ट। तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि 50 साल का भी पीरियड कम नहीं होता है और उसको प्रथा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है कि प्रथा जो होती है वो तर्क संगत होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे सती प्रथा थी या कोई भी ऐसी नियम बना दीजिए कि जो है आप बाल विवाह, ये हमारे प्रथा का रूप नहीं धारण कर सकती है। भारतीय समाज में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन ऐसी भी विविधताएं किस काम की जो आपको आपका जीवन ही ले लें, आपका जीवन ही नष्ट कर दें, उनको रिवाज का रूप नहीं दिया जा सकता है। तो सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके बारे में समाज के विभिन्न जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने लिखा और उसके बारे में आंदोलन किया और उसको जो है क्रांति के रूप में एक समाज में फैला दिया कि जो है ये प्रथा बहुत गलत है और इसको रोका जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और वास्तव में बहुत डरावनी प्रथा थी कि किसी भी महिला को जो है अगर आप उठा करके उसका पति मर गया है और आप उसको आग में बैठा देंगे और उसे जल जाना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत प्रथा थी। वहाँ पे उस समय जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी अगर आप उनको देखेंगे तो किस प्रकार से ये एक भयावह बिल्कुल स्वरूप सा दिखता है, बहुत डर सा लगता है। अगर आप ऐसा सोचें, आपकी मान लीजिए जरा सी उंगली भी जल जाए तो आपको बहुत डर लगेगा। उस समय ऐसी प्रथाएं बना दी गई थी कि जलना जरूरी था, लेकिन आज अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथा का निरंतर पालन हो रहा हो। देखिए जब भी कोई हमारी प्रथा होती है तो उसका निरंतर पालन किया जा रहा हो। जैसे होलिका दहन आपकी है, ठीक है, एक रिवाज के रूप में है हमारा, एक संस्कृति के रूप में है हमारी, एक पहचान है हमारी कि हम होली के खेलने के पहले जब भी क्या होता है कि पहले जाते हैं, एक रात पहले हम होलिका दहन करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो है हमने प्रहलाद को बचा लिया है और बुराइयों को नष्ट कर दिया है। तो ये हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उसमें एक माफ करिएगा निरंतर पालन हो रहा हो। और देखिए होलिका दहन का आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से पालन होता चला आ रहा है ना। तो ये कनेक्ट करना पड़ता है, चीज़ों को कनेक्ट करते चलते हैं। प्रथा में एक रूपता का गुण होना चाहिए। देखिए प्रथा में क्या होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी होलिका दहन को आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो हम बार बार उसी लकड़ी को इकट्ठा करते हैं चौराहे पे, हम उसमें उपले डालते हैं गोबर के, हम इन सारी चीज़ों को काम करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक रूपता जैसी हमें दिखती है कि हम वर्षों से चले आ रहे हैं, हम कोई बदलाव नहीं होता। गन्ने लेकर के जाते हैं, हम उसमें भूंजते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक ना देखी हो अपने जीवन में तो आप जा करके देखिएगा कि रात के समय जब होलिका दहन होता है 8 बजे के बाद या जब भी आपके इलाके के अकॉर्डिंग जो भी टाइम होता है, वहां पे अगर आप देखेंगे कि होलिका दहन हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहां पे उपले डाले जा रहे हैं गोबर के, और ये इस तरीके से आपका जो है चीजों को चलाया जाता है और लकड़ी इकट्ठी की जाती है। काफी संगीत भी अब तो बजने लगा है, तो उसमें कुछ परिवर्तन भी आया है, लेकिन जो हमारी एक रूपता की बात है वो लकड़ी और गोबर के उपले,
ये ज़रूर हमारे यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे उसी एक रूपता की बात हो रही है, एक रूपता का गुण होना चाहिए, वर्षों से चली आ रही है ये। तो यहाँ पे देखिए जो 5वां पॉइंट है हमारा, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसे राज्य द्वारा अभ्यास में लाया जाना चाहिए। देखिए राज्य भी जो है इस होलिका दहन की प्रथा को मान्यता देता है और इसे सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और आपका होलिका दहन जो है जहाँ पे भी आवश्यक लोग समझते हो वो हो, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है राज्य के द्वारा। तो ये भी एक इसका गुण हो गया, आवश्यक तत्व हो गया। जो छठा इसका है, इसका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे होलिका दहन को नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे आपका यह अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वरूप नहीं धारण कर सकते हैं होलिका दहन, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन ये एक परंपरा का जो उदाहरण दिया था वो होलिका दहन का दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वरूप धारण कर रही है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अनिवार्य रूप से उसका कार्य किया जा रहा हो, प्रतिवर्ष या प्रतिदिन या उन नियमों को खंडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने देखा कि क्या है इंटरनेशनल जो कस्टम्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या हमारे हम उनको कुछ प्रथाएं होती हैं जिनको हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि हमारा होलिका दहन है, उसमें जो निरंतर आपका अभ्यास होना चाहिए वो भी हमने देखा कि होना चाहिए, किस प्रकार से निरंतरता होनी चाहिए। तो कुछ उदाहरणों को हमने देखते हुए जो है इस प्रथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को समझा, और आगे अब हम जो है कि आपका इसकी जो तीसरा स्रोत है हम उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो इसके लिए आप जो आपका आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।